आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का प्री बोर्ड का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम के 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। और इससे पहले 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर वीडियोज़ में जाकर आप 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब सबसे पहले जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। 4 नंबर वाले क्वेश्चनों में जो पहला क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर देखें। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दुर्बल देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लेता है, यानी कि कोई ताकतवर देश किसी कमज़ोर देश के ऊपर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित कर लेता है तथा उसका राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर उसका शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इस इच्छा और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहते हैं। उसके बाद इसका बी पार्ट जो 33वां क्वेश्चन है, इसके अंदर दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर साम्राज्यवाद के नकारात्मक प्रभाव लिखिए। आंसर देखिए। साम्राज्यवाद के कारण उपनिवेशों में आर्थिक शोषण हुआ, यानी कि साम्राज्यवाद के विस्तार के कारण जो देश उपनिवेश बने, यानी कि जिन देशों को गुलाम बनाया गया, उन देशों का जो है आर्थिक शोषण किया गया। उसके बाद साम्राज्यवाद के कारण उपनिवेशों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ, यानी कि जो गुलाम देश थे उसके जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका जो है साम्राज्यवादी देशों ने दोहन किया। उसके बाद साम्राज्यवाद के कारण देसी संस्कृति और उद्योग नष्ट हो गया, यानी कि साम्राज्यवाद के कारण जो गुलाम देश थे उनकी संस्कृति और उनके उद्योग जो थे वो नष्ट हो गए। और चौथा पॉइंट है स्थानीय शिल्प उद्योग को ख़त्म कर दिया, यानी कि जो गुलाम देश थे उनके जो स्थानीय शिल्प उद्योग थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य लिखें। आंसर देखें। पहला, राजनीतिक दल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो राष्ट्रीय यानी कि देश के और अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। दूसरा पॉइंट है समय समय पर राजनीतिक दल लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं लोगों की समस्याओं को लेकर वो आंदोलन भी करते हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द गिर्द ही समाज के लोगों की भी राय बनती है, यानी कि राजनीतिक दल हैं वो जो राय रखते हैं आम लोगों की भी लगभग वही राय बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। अधिकांश कपास मिलें गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रीकृत क्यों है, यानी कि जो अधिकतर कपास की जो मिलें हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र में ही क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। आंसर देखें। इसके निम्नलिखित कारण हैं। इन राज्यों में काली मिट्टी होने के कारण कपास अधिक पैदा होती है, यानी कि इन राज्यों के अंदर यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी है और इस मिट्टी में कपास की जो फसल होती है वो अच्छी होती है। दूसरा कारण है यहाँ की जलवायु आर्द्र है जिससे धागा नहीं टूटता, यानी कि जलवायु जो है आर्द्र है जिसकी वजह से धागा नहीं टूटता है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ मुंबई जैसे प्राकृतिक तथा उत्तम बंदरगाह है, यानी कि मुंबई जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि प्रकृति के द्वारा गया बंदरगाह है, यानी कि मानव निर्मित नहीं है, प्रकृति निर्मित है। तो मुंबई जो है एक अच्छा बंदरगाह है जिससे व्यापार सुगमता से हो जाता है, जिसकी वजह से जो व्यापार है वो आसानी से हो जाता है। सुगमता का मतलब है आसानी से, यानी कि यहाँ से बंदरगाह होने की वजह से व्यापार जो है आसानी से हो जाता है। विदेशों से भारी मशीनें भी मंगवाई जा सकती हैं, यानी कि बंदरगाह होने की वजह से यहाँ पर जो विदेशों से भारी मशीनें हैं वो भी आसानी से मंगवाई जा सकती हैं। इन राज्यों में यह उद्योग बहुत समय से चल रहा है, यानी कि इन राज्यों के अंदर ये जो उद्योग है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। अतः यहाँ पर कुशल यानी कुशल का मतलब है जो अपने काम में माहिर हो और प्रशिक्षित श्रमिक सुगमता से यानी कि आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो कुशल हैं और प्रशिक्षित है, यानी कि उनको ट्रेनिंग है। उसके बाद मुंबई व कांडला पत्तन से व्यापार में सुविधा, और इसके अलावा जो है मुंबई और कांडला जो पत्तन है यहाँ से व्यापार करने में सुविधा हो जाती है। इस वजह से जो है कपास की जो मिलें हैं गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक पाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखें। आंसर देखें।
वैश्वीकरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला, यानी कि वैश्वीकरण की वजह से जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण का मतलब समझ लिया, यानी कि जब दो देश आपस में जो व्यापार करते हैं उसको वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि भारत की जो चीज़ें हैं वो विदेशों में जाती हैं और जो विदेशों की चीज़ें हैं वो भारत में आसानी से मिल जाती हैं वैश्वीकरण की वजह से। वैश्वीकरण से रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं, यानी कि रोज़गार के जो अवसर हैं वो भी उनको भी बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी के उत्पाद कम कीमतों पर मिलते हैं, यानी कि जो उपभोक्ता है यानी कि जो ग्राहक हैं उनको अच्छी क्वालिटी का सामान कम कीमत पर मिल जाता है। उसके बाद वैश्वीकरण से गरीबी कम होती है, यानी कि वैश्वीकरण की वजह से गरीबी भी कम होती है, यानी कि रोज़गार मिलता है तो गरीबी भी कम होगी। वैश्वीकरण से स्थानीय संस्कृति में नए विचार, खाद्य पदार्थ और परंपराएं आती है, यानी कि वैश्वीकरण की वजह से जो है स्थानीय जो संस्कृति है उसमें नए विचारों और नए खाद्य पदार्थ और नई परंपराएं शामिल होती हैं उसमें। वैश्वीकरण से दुनिया के अलग अलग हिस्सों के बीच आदान प्रदान और प्रवाह बढ़ता है। उसके बाद यहाँ से 4 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, उनमें से कोई 3 करने हैं। उसके बाद ये 5वां क्वेश्चन है, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 से हर एक में 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है, दोनों में से एक करना था। तो पहला जो क्वेश्चन है 5 नंबर पे वो है सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विस्तार से लिखें। आंसर देखें। सरस्वती सिंधु सभ्यता के आखिरी चरण में प्रशासन में शिथिलता आ गई थी। शिथिलता का मतलब ये है कि जो विकास था वो बिल्कुल रुक गया, यानी कि कोई भी जो डेवलपमेंट थी वो नहीं हो रही थी। सड़कों और गलियों में अतिक्रमण हुआ, यानी कि जो सड़कें थी और गलियों में जो अतिक्रमण है वो हुआ, जिसकी वजह से स्वच्छता में कमी आई, यानी कि जिसकी वजह से सफाई में कमी आई। यह नगरीय सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता में बदल गई, यानी कि इसकी वजह से ये जो नगरीय सभ्यता थी यानी कि शहर था वो ग्राम में बदल गया, यानी कि गांव में बदल गया, ग्रामीण सभ्यता में बदल गई। उसके बाद है कुछ विद्वान जलवायु परिवर्तन को भी सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं, यानी कि कुछ विद्वान ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन को जो है सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। उसके बाद अगला है पॉइंट, सरस्वती सिंधु सभ्यता के कुछ पुरास्थलों की खुदाई के दौरान बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता की कुछ जगह पर जब खुदाई की गई तो वहाँ पर जो है बाढ़ आने के प्रमाण मिले हैं, यानी कि सबूत मिले हैं कि बाढ़ आई थी, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के पतन में यानी कि इस सभ्यता के ख़त्म होने में बाढ़ की भी बड़ी भूमिका रही होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है फोर्थ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि इसमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु मलेरिया जैसी महामारी से हुई थी, यानी कि मोहनजोदड़ो के अंदर जब खुदाई की गई तो वहाँ पर मानव कंकाल मिले और जब उन कंकालों का अध्ययन किया गया तो ये पता चला कि अधिकतर जो लोग थे वो मलेरिया जैसी महामारी से उनकी मृत्यु हुई थी। अतः यह अनुमान भी लगाया जाता है कि महामारी के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। उसके बाद 5वां पॉइंट है, कुछ विद्वानों का मत है कि विदेशी व्यापार में कमी आने से इस सभ्यता का आर्थिक ढांचा कमज़ोर हुआ, यानी कि जो विदेशी व्यापार था वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से जो इस सभ्यता का आर्थिक ढांचा था वो टूट गया, जिसके कारण स्थानीय उत्पादन की मांग बढ़ने लगी और लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आने से इस सभ्यता का पतन हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? मृदा अपरदन का मतलब होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी है भूमि के ऊपर जो ऊपरी परत है जो उपजाऊ है उसका जो है किसी कारणवश यानी कि तेज़ हवा की वजह से या फिर बारिश की वजह से किसी भी कारण से उसका कटाव होना जो है मृदा अपरदन कहलाता है। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। और मृदा अपरदन के रोकने के उपाय हैं। पहला उपाय है वृक्षारोपण, यानी कि पेड़ लगाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। घास भूमि का विस्तार करने से भी मृदा अपरदन कम होती है, यानी कि जो घास के मैदान हैं उनका विस्तार करने से भी मृदा का जो अपरदन है वो कम हो जाता है। सीढ़ीदार खेती करना, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती करने से पानी का जो बहाव है वो धीमा हो जाता है और इससे जो है मृदा का अपरदन कम हो जाता है।
उसके बाद है रक्षक मोखला। रक्षक मोखला का मतलब होता है कि मरुस्थल यानी कि जो मरुस्थलीय इलाके हैं वहाँ पर पेड़ों को एक पंक्ति में लगा दिया जाता है ताकि जो हवा का बहाव है वो कम हो जाए और जिसकी वजह से रेत ना उड़े। तो स्थल मरुस्थलीय भागों में वृक्षों को कतारों में लगाकर रक्षक मोखला बनाना भी अपर्दन पर रोक लगाता है। इससे पवन की गति कम हो जाती है। उसके बाद नदियों के किनारे पेड़ पौधे लगाना, यानी कि पेड़ पौधे पानी के बहाव को कम करते हैं तथा मृदा के कणों को आपस में जोड़े रखते हैं। इससे नदियों के किनारों पर पेड़ पौधे लगाकर अपरदन को रोका जा सकता है। यानी कि नदियों के किनारों पर पेड़ पौधे लगाकर इससे जो है नदी का जो बहाव है वो भी कम होता है और जो मिट्टी है वो भी आपस में जकड़ी रहती है, जिसकी वजह से मृदा का जो अपरदन है वो नहीं होता। यानी कि नदियों का किनारा जो है उसका बहाव नहीं होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जरूरी है, व्याख्या कीजिए। आंसर देखें। निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट है, अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से खड़ा हो जाएगा, इससे कोई नीति नहीं बन पाएगी। यानी कि अगर राजनीतिक दल नहीं होगा तो हर लोग जो है इंडिपेंडेंटली जो है इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, इससे किसी भी प्रकार की कोई भी नीति नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनकी हर एक पार्टी की कोई ना कोई नीति होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कोई भी उम्मीदवार जनता से कोई वादा नहीं कर पाएगा और कोई भी उन्हें नीति परिवर्तन के बारे में नहीं बता पाएगा। उसके बाद सरकार में अस्थिरता की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि सरकार जो है स्थिर नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक उम्मीदवार अपनी इच्छा के अनुसार पद प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि हर एक उम्मीदवार जो है अपनी मर्जी के अनुसार पद पाना चाहेगा। कोई भी जनता के या संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होगा और ना ही कोई देश के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ये थे आपके सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के 4 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।